कलकत्ता में ऐसी वो जो घटना हुई थी, उस घटना के बारे में लगभग पूरा देश ही जान रहा था, पर वो घटना की सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता चल पा रही। और जब से उस केस की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है, तो डेली कुछ ना कुछ नए उजागर हो रहे। उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो घटना थी, ये वास्तविकता में की थी तो की किसने थी और किसके सह पर की गई है। एक लेडी डॉक्टर को अचानक से ऐसे कुकर्म करने के साथ साथ उसको जब अंतिम सांस के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर जब उसके घर पर फोन किया जाता है, तो एकदम घर वालों को बताया जाता है कि आपकी लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई है और बहुत गंभीर है, जिससे आप जल्दी आ जाएं। ऐसे घर वालों को 3 बार फोन किया जाता है और 3 बार फोन करने के बाद जब घर वाले बार बार पूछते हैं क्या हुआ है क्या हुआ, वहां से बताया नहीं जाता है। और जैसे घर वाले आते हैं तो उनको कहा जाता है कि जो आपकी लड़की है, इसने कहीं ना कहीं आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया। पर जब घर वाले वहां पहुंचते हैं तो जो उसका नजारा था लड़की का, देखते हैं कि उसके शरीर में जो थे वस्त्र नहीं थे, और वस्त्र की ऐसी जब स्थिति थी तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो अपनी आवाज उठाते हैं और आवाज जब उठाते हैं तो जो वहां के छात्र थे वो भी मिलकर आवाज उठाते हैं, जिसके चलते यह एक घटना जो थी व्यापक रूप ले लेती है। और व्यापक रूप के साथ साथ पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि कोई ऐसे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर कैसे रेप कर सकता है। ये बड़ी एक जब जानकारी आती है तभी सब लोग जो थे सब परेशान होते हैं। अब इसकी जब जांच चलने लगती है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई किसी का नाम कोई किसी का नाम ले रहा था। सीबीआई जो थी उसने 70 लोगों को अपने अंडर में ले लिया था, उनसे पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद जो उजागर हुआ है वो क्या हुआ है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रही है एक ऐसी घटना है कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को सुना है सबका कहीं ना कहीं दिल दहल गया है। और इस घटना को करने वाले के लिए बहुत से लोग सपोर्ट में खड़े हो गए, पर एक ये भारत देश ऐसा देश बचा है जहां रेप करने वाले के भी पक्ष में लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इस घटना को अंजाम कहां तक कब तक दिया जाएगा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। जो डॉक्टर थी, डॉक्टर ट्रेनी अभया, जब अभया के साथ ऐसी बर्बरता होती है और रात को जब सेमिनार हॉल में जाती है और सेमिनार हॉल के पास एक व्यक्ति बार बार चक्कर काट रहा था और चक्कर काटने के साथ साथ उसे देखा जाता है कि जब सुबह उस घटना के बारे में वहां के प्रिंसिपल को पता लगता तो प्रिंसिपल अपने कुछ जो उसके खास थे उनको बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि जाओ ऊपर देखो जाके क्या हुआ है, सेमिनार हॉल में तुरंत चलना है। तो वो 4 लोगों को बुलाता है और 4 लोग जैसे बुलाता है तो वहां आते हैं। आने के बाद जैसे सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो अभया थी इसका मर्डर हो गया था और रेप को अंजाम दिया गया था। अब जो वहां के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, वो भी नहीं समझ पा रहे थे ये रेप किया किसने है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे थे कि इस खबर को वो दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये उजागर ना हो, जिससे हमारे चरित्र पर दाग ना लग सके या हमारा जो वर्चस्व है वो हमेशा बना रहे। ऐसी के चलते जब वो अपने 4 मित्रों को बुलाते हैं, जिसमें एक होता है सुमित कुमार और दूसरा तपोदय विश्वास और तीसरा जो व्यक्ति होता है सुशांत राय और अभिदय। ये जो 4 व्यक्ति बुलाते हैं तो 4 में से 2 व्यक्ति जो थे शुरुआत के, उन 2 को जिम्मेदारी दे दी जाती है, संदीप कुमार को और तपोदय विश्वास को, कि ऊपर जाओ और देखो। जाके देखने के बाद आपको मीडिया को और छात्रों को कवर करना है, कहीं ना कहीं छात्र जो है आक्रोश ना हो जाए और इनको ये बताना है कि जो अभया ने अपनी आत्महत्या की है, किसी कारण परेशान होने के बाद उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। जैसे ये तपोदय विश्वास और संदीप ऊपर जाते हैं और जाने के बाद जैसे नीचे आते तो सभी को समझाने लगते हैं कि जो लड़की थी उसने आत्महत्या कर ली है। पर लड़के भी
उस घटना को जब देखते हैं और घटना देखने के बाद फिर लड़के शांत नहीं रहते हैं, वो जस्टिस मांगने लगते हैं कि हमें न्याय चाहिए। अब न्याय के साथ साथ फिर उनके घर वालों को फोन किया जाता है और घर वालों से बताया जाता है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या की है, आप जल्दी आए। ऐसे जब बुलाया जाता है तो घर वाले आते हैं। देखा जाता है कि वहां पर डॉक्टर के द्वारा और जो थे उनके द्वारा सामान जो था वो अस्त व्यस्त किया गया था, जिसके चलते कुछ सबूत जो है वो मिटाए जा सके। वहां पर कई डॉक्टरों के पैर के फिंगर बन गए थे, पैर जूतों के, चप्पल के, ऐसे कई फिंगर पाए गए हैं, पर सामान तोड़ दिया गया, जिससे कोई ना कोई सबूत जो है वो सारे मिटा जाए इसमें। पर कहा गया है कि सीबीआई के हाथ में जब केस जाता है तो सबूत आप चाहे कितने भी मिटा लें, कहीं ना कहीं आपके सबूत जो है वो उजागर हो जाते हैं। वही घटना जो होती है उसके बाद बुलाते हैं, बुलाने के बाद देखा जाता है, जब घर वाले आ जाते हैं तो इसकी जांच होती है। पुलिस जो थी वो कहीं ना कहीं उस केस को भी सुलझा नहीं पा रही थी। जब पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी तो उसको केस को सीबीआई के हाथ में दे दिया जाता, क्योंकि ये जो घटना थी ये एक व्यापक रूप बन जाती है। और व्यापक रूप ऐसे नहीं बन जाती है, जो छात्र थे, परिजन थे और कुछ विपक्षी पार्टियां भी थी, उन सभी ने इसका ऐलान कर दिया कि कहीं ना कहीं इसको न्याय मिलना ही चाहिए। इसके साथ जो रेप पीड़िता और इसके घर वालों के साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा तो हम लोग धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से केस जो होता है वो काफी चर्चा में आ जाता है। और जैसे चर्चा में आता है तो देखा जाता है तो अभिया थे, वो कुछ देर पहले अपने फ्रेंडों के साथ खाना खाया था, जिसमें तो उसकी 3 फ्रेंड थी, एक अरका, एक अभिया, एक सुमित्रा। ये तीनों फ्रेंडों ने आपस में खाना खाया गया था। जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो उसमें ऐसी उसकी कोई निराशा या ऐसा कोई दबाव हो जो चल रहा था, पर ऐसा सीसीटीवी कैमरे में जब नहीं पाया जाता है तो उस बीच में एक आता है व्यक्ति जो होता है संजय घोष। अब संजय घोष की जो जानकारी थी वो पूरे मेडिकल कॉलेज में घूमता रहता था और वो पुलिस के लिए कार्य करता था। जैसे कोई व्यक्ति आता है तो उसको एडमिट कराना, एक्सीडेंटल केस है तो उसको एडमिट कराना, ऐसे कई सारे केस देखता था। लेकिन जो वहां के प्रिंसिपल थे जो संदीप घोष के यहाँ भी सीबीआई अब जब डंडा कर देती है, ईडी की रेड पहुंच जाती है, तो उनके यहाँ भी कोई न कोई चीज उजागर नहीं होती है। जो एचओडी होते हैं उनके यहाँ भी ईडी पहुंच जाती है। जो एचओडी थे अरुण दत्ता के यहाँ भी ईडी पहुंच जाती है। और जब ऐसे कुछ सबूत नहीं मिलते हैं तो जो संजय घोष था उससे पूरी जानकारी ली जाती है। और जानकारी लेने के बाद संजय जो था वो मना कर देता है। जब मना कर देता है तो फिर इसमें एक टेस्ट होता है पोलोग्राफी का। पोलोग्राफी जब टेस्ट संजय कहा जाता है, उसकी अनुमति ली जाती है कोर्ट से, तो कोर्ट भी उसकी अनुमति दे देता। संजय भी उस टेस्ट के लिए राजी हो जाता है कि हाँ हम टेस्ट करा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बार बार संजय मना कर रहा था कि रेप हमने नहीं किया। और वहां की जो घटनाक्रम था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं, कई व्यक्ति शामिल है। जब ऐसी घटना को चल रहा था तो समझ में नहीं आता है कि हुआ तो हुआ फिर क्या। जब ऐसे में संजय घोष के ऊपर बार बार आरोप लग रहे थे, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देखा जा रहा था, पोलोग्राफी जब टेस्ट किया उसमें भी वो निकल गया। लेकिन फिर एक बचता है डीएनए टेस्ट। जब उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, उसकी रिपोर्ट जो आती है 5 तारीख को, 5 दिसंबर सन 2024 को जब उसकी डीएनए की टेस्ट आती, जो संजय की और अभिया ट्रेनी डॉक्टर की थी, उसकी जो डीएनए टेस्ट थी वो कहीं ना कहीं मैच हो जाती है और संजय के ऊपर गंभीर आरोप लग जाते हैं। जिसके चलते संजय के चलते और जो डॉक्टर थे, जैसे प्रिंसिपल जो थे, उनके ऊपर भी पहले कई आरोप लग चुके थे कि ये लाश की जो है तस्करी करते हैं, कमीशन लेते थे। और बहुत से ऐसी जांचें रहती थी जिनमें इनका कमीशन जो था वो बंधा रहता था। लेकिन जब इस लड़की के साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद ये घटना हो गई तो जो प्रिंसिपल थे वो उनके माता पिता के सामने आते हैं और अपनी सहानुभूति दिखाते हैं कि जो आपकी बेटी है ये मेरी भी बेटी थी, इसके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके।
इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। संदीप घोष अपने पद से, प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देते, लेकिन फिर उनको ज्वाइन करने के लिए दोबारा आदेश दे दिया जाता है। जब ऐसा चलता रहता है तो उसका समझ में नहीं आ रहा था हो रहा है तो क्या हो रहा है। जब ये रिपोर्ट निकल के सामने आ जाती है और संजय राय की जब डीएनए मैच करता है, तो जो पूरा सेमिनार हॉल था, उस सेमिनार हॉल के पूरे सबूत जुटा लिए जाते हैं। और आरजी का जो मेडिकल कॉलेज था, आरजी का मेडिकल कॉलेज में देखा जाता है कि सेमिनार हॉल जहां पर था, वहां पर ये लड़की जो थी अभया, ये अकेली बैठे थी, और अकेले बैठने के साथ इसके साथ ऐसी बर्बरता हो जाती है। और जबकि मेडिकल कॉलेज के अंदर हर जगह लगभग सीसीटीवी कैमरे लगे थे, और फिर भी संजय राय को इतनी छूट किसने दे रखी थी, कहीं भी आए कुछ भी करे उसके लिए कोई रोक और टोक नहीं थी। ये समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने करीबों से बेहद होशियार रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है जो आपकी बेहद करीब है और वही आपकी अंतिम सांस गिना देता है, अंतिम सांस को खत्म कर देता है, जिससे आप तो चले जाते लेकिन आपके परिवार को, आपके परिजन को बहुत कष्ट होता है। और ऐसे कष्ट में उनको न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन न्याय के साथ साथ उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती है। बेटी के साथ उनका वो प्यार, माता पिता का जो प्यार होता है वो भी बहुत बेहद होता है, जिसके चलते उनको जो कष्ट होता है वो एक सोचा भी नहीं जा सकता है कि वो लोग कौन सी स्थिति में जी रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।